लिसनर्स, हमारे शो दी हेल्थ टॉक में अब तक हम बात करते आए हैं सेहत की, उससे जुड़ी समस्याओं की और बड़ी-बड़ी बीमारियों की। लेकिन आज हम जानेंगे उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो कब, क्यों और कैसे हो जाती हैं। उनके बारे में कुछ कहना मुश्किल लगता है, या शायद इन्हीं को मिथ कहते हैं, जो हमारे डेली रूटीन से जुड़े हैं और जिन्हें हम अहमियत भी नहीं देते। तो आइए इन सब पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर मदन गुलाटी, जो रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से, तथा आजकल निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक इंदिरा हॉलीडे होम में। डॉक्टर गुलाटी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा डेली रूटीन का भोजन क्या होना चाहिए। कौन सा ऐसा रिकमेंडेबल फूड है जो हमें लेना चाहिए? देखो, जो संतुलित भोजन है, जिसको हम कहते हैं कि हमें सारी चीज़ें हों, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन हैं, है ना, मिनरल्स हैं, जिंक, जो हमारी ट्रेस एलिमेंट्स हैं, सारी चीज़ें हमें पूरी मिलें, तो उसको हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत से ये कहा जाता है कि 6 रस होने चाहिए। भोजन उसी को संतुलित मानते हैं जिसमें हमारे 6 के 6 रस हैं। जैसे मधुर है, स्वीट जिसे बोलते हैं, स्वीट, सॉर, साल्टी, पंजेंट, बिटर एंड एस्टिंजेंट। तो मधुर रस का सेवन जरूर होना चाहिए, अमल का भी होना चाहिए, लवण का भी कुछ ना कुछ अंश होना चाहिए, कटु जिसे पंजेंट टेस्ट बोलते हैं ना। तो इन चीज़ों का सबका आपस में मिलन हो। जैसे इवन मिर्च की भी इंपॉर्टेंस है थोड़ी मात्रा में, क्योंकि तिक्त रस उसमें मिलता है हमें। जैसे कषाय रस है, एस्टिंजेंट है, वो हमारे घिया में या जामुन में या करेला में, इस तरह की चीज़ें जो है ना, उसमें वो मतलब जिसमें सारे मतलब चीज़ें 6 के 6 रस मिलें, वो भोजन हमारा जो है संतुलित है। वो संतुलित है। डॉक्टर, ये तो संतुलित भोजन की बात हुई, तो क्या ऐसा कोई इनकम्पैटिबल मील भी है जिसे हम वृद्ध आहार कह सकते हैं? उसके बारे में भी कुछ बताएं। हाँ, हमारे ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे हमने कोई मधुर रस की चीज़ खाई है, तो उसके साथ अगर हमने खट्टी चीज़ ले ली है, तो जैसे दूध में कोई खट्टी चीज़ डालते फट जाता है ना, तो उस तरह से हमें अगर बाय द वे कोई नींबू वाली कोई चीज़ खाई है और उसके साथ हम दूध ले रहे हैं, तो ये वृद्ध भोजन है, इनकम्पैटिबल फूड कहते हैं इसको। इससे हमें नुकसान हो सकता है। जैसे कि दूध मछली का सेवन किया हो, है ना, उसके साथ दूध पी लिया जाए तो वो फुलबेरी तक हो जाती है। इसी जैसे माश की दाल है, माँ की दाल जिसे कहते हैं, उसके साथ भी जो दूध का जो है इनकम्पैटिबल फूड मानते हैं उसको, उसके साथ दूध नहीं लेना चाहिए। इसी तरह मूली के साथ दूध नहीं लेना चाहिए, पपीते के साथ नहीं लेना चाहिए। दीज आर इनकम्पैटिबल फूड, जिससे कि हमें बॉडी में एक तरह का रिएक्शन हो जाता है और नुकसान हो जाता है। डॉक्टर, आज का जैसा हमारा रूटीन होता जा रहा है या लोगों की पसंद हो गई है, उसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड को अहमियत देने लगे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखो, जो हम जो ह्यूमन बीइंग है वो बेसिकली शाकाहारी है, मतलब वेजिटेरियन है, क्योंकि हमारे दांत और हमारी आंत, जो नेचर ने हमें साइज दिया है, जो हमारी शेप दी है दांतों की, वो इस टाइप की है, जो कि हमारे जो मांसाहारी एनिमल्स की तरह के नहीं है, वो शाकाहारी एनिमल्स की तरह है। तो हम भी एक मतलब वो मनुष्य जो है वो उसकी जो आंत का साइज है, ठीक है, वो भी इंडिकेशन यही देता है कि क्योंकि उसकी जो साइज़ है वो जो शाकाहारी एनिमल्स होते हैं उनकी बड़ी होती है आंत, तो इनकी छोटी होती है जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। तो हमारी आंत भी और हमारे दांत भी, ये हमें कहते हैं कि हमें वेजिटेरियन रहना चाहिए इस सिद्धांत के ऊपर। परंतु जहाँ पे अगर वेजिटेरियन चीज़ नहीं मिलती है, तो वहाँ पे अगर हम लेना ही पड़े तो फिर उसको जो है बैलेंस मात्रा में लें, उसका भी बैलेंस करें विद विटामिन एंड ऑल दैट। अदरवाइज फिर कॉन्स्टिपेशन होगी और कई प्रॉब्लम्स होंगी उनको। डॉक्टर, उम्र के साथ हम कहते हैं कि नमक और चीनी का सेवन कम कर देना चाहिए। ये कितना सच है? नहीं, देखो, जहाँ तक क्वेश्चन ये है कि जैसे 40-50 की एज के बाद जो है हमारी, क्योंकि आर्टरीज के ऊपर हमारी लाइफ होता है, इन दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, अधिक मीठे का भी, मीठा अधिक लेंगे तो नेचुरली डायबिटीज टाइप की प्रॉब्लम, और नमक लेंगे तो उससे ब्लड प्रेशर, और ये दोनों लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जो कि हमें घेर लेती हैं 40 के बाद तो अक्सर हो ही जाती हैं। तो इससे अगर बचना चाहते हैं तो हमें जो है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, आफ्टर 40 जो है इसका कंट्रोल कर लेना चाहिए, और इससे ताकि ब्लड प्रेशर और दूसरी जो हमारी जो है डायबिटीज़ मेलाइटस, ये जो 2 प्रॉब्लम्स हैं इनसे हम बच सके। और इसलिए हमें जो है, अगर हमें जो चीनी वगैरह उसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, उसके जो फलों का मीठा है उसका सेवन करें ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। कार्बोहाइड्रेट्स जो नेचुरल फॉर्म से हमें मिल जाते हैं उन चीज़ों का सेवन करें, तो हम जो है वो जो उसका सब, क्योंकि सोर्स तो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट्स ही मिलने हैं ना, कैलोरीज मिलनी है, तो उसमें हमें कंसेंट्रेटेड फॉर्म में उसका नुकसान हो सकता है हमारे इवन बोन्स के लिए भी। अधिक चीनी का प्रयोग जो है अच्छा नहीं है। तो नमक का भी इसी तरह से, नमक को आयोडाइज नमक लिया जाए, है ना। हमारे तो सेंधा नमक का विधान है, सेंधा नमक को बहुत उत्तम माना जाता है, जैसे काला नमक या पाकिस्तानी नमक कहते हैं, उसको जो है सेवन करें तो इट्स बेटर। डॉक्टर, एक मिथ के तौर पे लें या लोगों में ये धारणा है कि चीनी से मोटापा होता है,
हाँ हाँ हाँ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, चीनी देखो कार्बोहाइड्रेट उसमें जो है अल्टीमेटली कैलोरीज जो ज़्यादा ही देते हैं ना, तो उसमें जो है कि जब हमें चीनी का सेवन करेंगे तो हम जो है उसके बॉडी में डिपोजिशन होने लग जाती है कि अभी जो उसकी क्योंकि उसने हमें जो जितनी हमें जो फैट में जैसे हमारे मोटापा आता है ना, तो अल्टीमेटली जो अधिक चीनी का सेवन करने से भी हमारे अंदर बॉडी में, क्योंकि फैट टूटते नहीं है फिर, तो नेचुरली अकोमोडेशन हो जाती है फैट की, तो उससे जो है मोटापा हो जाता है। तो जो भी लेना है एक संतुलित मात्रा में लिया जाए, हाँ, बहुत वही थोड़ी हमें मात्रा में, फायदेमंद है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो चीनी का प्रयोग जो है कम कर देना चाहिए, बल्कि मीठे फलों का जो है उसमें से जो नेचुरल फॉर्म में जो मीठा मिलता है उसका सेवन करना वो चाहिए। लेना चाहिए। डॉक्टर, हमने नमक की बात की, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि भोजन में नमक का प्रयोग कब करना चाहिए? जब हम भोजन पकाते हैं तो किस समय उसे हाँ, डालना जैसे चाहिए? हमें आयोडाइज नमक हम कहते हैं कि यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आयोडीन के, तो हम जब भोजन के पकने के बाद डालना चाहिए नमक। अगर हम भोजन से पहले डाल देते हैं तो उसमें जो आयोडाइन का जो अंश होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए ऑलवेज जो है नमक जो है बाद में डालना चाहिए भोजन पकने के बाद। तो डॉक्टर, एक कहते हैं कि कच्चा नमक नहीं लेना चाहिए, सीधा जैसे हम सैलेड पे डाल के या किसी अपने फ्रूट चाट वगैरह पे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन सा नमक हमें ज़्यादा प्रयोग करना नहीं, चाहिए? उसमें मैं सर्टेनली कहूँगा कि हमारे सेंधा नमक का विधान है वो सबसे अच्छा है। काली मिर्च का सेवन, जैसे मसालों का सेवन करना चाहिए वो, क्योंकि नेचुरल नमक तो होता ही है। बहुत सारे हमारी जो सैलेड वगैरह हम लेते हैं तो उसमें नेचुरल फॉर्म में नमक होता है, हम जो ऊपर से डालते हैं बेसिकली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 1.5 ग्राम से ज़्यादा नमक लेना नहीं चाहिए। 1.5 ग्राम से ज़्यादा सारे दिन में जो है नमक, उससे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं तो उससे कई प्रॉब्लम, ओडिमा होता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी आर्टरीज को जो नुकसान, क्योंकि दिल की बीमारियों के लिए भी, ब्लड प्रेशर के लिए भी ये अच्छा नहीं है। तो इसको जो है, इससे हमारी बॉडी में जो है ना, बॉडी में सोजिश होनी शुरू हो जाती है ना। किडनी के लिए भी ये ठीक नहीं है इसका जो, तो 1.5 ग्राम से ज़्यादा नमक जो है दिन में नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर, ये तो हुई नमक और चीनी की बात। अब हम दूध और दही के बारे में भी जानना चाहेंगे कि उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए हमें अपनी रूटीन में। देखो, दूध एक बहुत बड़ा सोर्स है कैल्शियम का, ठीक है। इसकी छोटे बच्चों में इसका जो है, क्योंकि हमारी बोन्स को बनाना होता है, और 25 साल तक की उम्र में दूध का सेवन तो बहुत ज़रूरी है। और हमें दूध को पचाने के लिए जो एक एंजाइम होता है उसको कहते हैं रेनिन। तो रेनिन नाम का कंपाउंड काफ़ी मात्रा में होता है। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि जैसे ही वो कई बार दूध पीते हैं तो एकदम कडल जैसे दही जम जाती है, उल्टी करते हैं, तो उसमें दूध, वो जो जमाने वाली चीज़ होती है उसको कहते हैं रेनिन, विच कडल्स दी मिल्क, जो मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो रेनिन नाम का कंपाउंड जो होता है, जो एंजाइम है, वो बचपन में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वो हमारा उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो जब रेनिन कम हो जाता है तो हम उसको हजम भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। तो फिर जो दूध जो है कई बार जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कई बार नुकसान करता है। उसके लिए फिर हम कहते हैं कि दही में, क्योंकि कैल्शियम का सोर्स, दूध से हमने दही बनाई और आप देखते हैं कि दूध में कई मिलावटें भी हैं, मगर जब हम दही की फॉर्म में लेंगे तो नेचुरली जो बैक्टीरिया, उसको जो लैक्टोबैसिलस है, वो उसी दूध को कन्वर्ट, जो प्योर होगा, तो जो गलत दूध होगा उसकी तो दही भी नहीं जमती है। तो एक तो दही प्रॉपर जब जमी होगी तो उसमें वो जो लैक्टोबैसिलस का एक्शन हो गया हुआ, उसमें गुण बढ़ चुके हैं, तो वो सर्टनली बेटर है। दूध से दही बेटर है। दही से उससे बेटर जो है लस्सी है, जो तक्कर बोलते हैं, जिसे मट्ठा कहते हैं। उसको तो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में जो है ना, वो देवताओं का अमृत का है। जैसे देवताओं के लिए अमृत हितकारी होता है, मनुष्य लोक में, हमारे पृथ्वी लोक में तक्कर जो है, मट्ठा, वो हितकारी है। यथा सुरानाम जो तक्कर जो हितकारी है ना, ये अपना देवताओं के लिए तक्कर अमृत है ना, वैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर जो है वो तक्कर जो है, जिसको हम दही लस्सी कहते हैं, वो बहुत हितकारी होती है, वो लाभदायक है। डॉक्टर, कुछ लोग कहते हैं कि हमें रात को सोने से पहले दूध लेना है, लेकिन किसी को सूट करता है और किसी को नहीं। देखो, ऐसा माना जाता है कि हमारी जो दूध में हम चीनी डाल के जब लेते हैं तो सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। सेरोटोनिन एक एंजाइम होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो हमारा मूड एलिवेट करता है। एंटी डिप्रेसेंट एक ड्रग है ये। तो वो दूध जो रात को पीने से, एक तो इनको कब्ज नहीं होती है, ठीक है, नींद अच्छी आती है, क्योंकि सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है, तो अच्छी नींद आती है। और उसको जो है, जो जिनको मतलब हाँ, जिनको जैसे जैसे एज बढ़ जाती है तो कई बार वो हजम ही नहीं कर पाते उसको, है ना। तो जिनको हजम, जिनकी एसिडिक मीडिया बॉडी में होता है, उनको कई बार ये गैस फॉर्मेशन करता है, उसका नुकसान करता है, कईयों को कफ करता है। तो हम उसमें फिर कहते हैं कि दूध में ना पिपली का प्रयोग करें। पिपली एक हमारी मग होती है, लंबी मग, तो जिसको एस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, दूध से कईयों की कफ मात्रा बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं एक मग ले लो, उसको 1 कप दूध में जो है रात को सोने के टाइम पे आधा मतलब उसका क्रश करके, मग को पिपली बोलते हैं उसको हम, तो पिपली को जो प्रयोग जो है वो दूध में करें तो उसको कफ नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से मतलब जहाँ दालचीनी का या छोटी इलायची का या मोटी इलायची जो है वो उसका प्रयोग करें तो उससे वो बचाव हो जाता है। डॉक्टर, बच्चों के लिए क्या रिकमेंड करेंगे? जो सप्लीमेंट्स हम लोग यूज करते हैं वो कितने उनके लिए उपयोगी हैं?
हाँ, बड़ा सुंदर क्वेश्चन किया ये आपने। जो छोटे बच्चों को हमने आजकल जो आदतें डाल दी हैं, जो बाहर से टिन्ड फूड देते हैं, तो हमको मालूम नहीं है कि हम उनमें उन बच्चों को कितनी खतरनाक चीज़ें दे रहे हैं। दे कलरिंग एजेंट, दैट इज़ ए पॉइजन, लेड बेस्ड होते हैं वो। फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, उसमें फ्लेवर देते हैं, उसको गोली शुली नहीं लगती कभी भी टिन्ड फूडों को। तो वो जो है उसमें प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं कैसा, वो भी बड़ा भयंकर है, वो भी एक बड़ा गलत केमिकल है जो कि नुकसान करता है। फिर एडिक्शन हो जाती है उसमें, कोको जैसे ऐसी चीज़ें डाली होती हैं जिससे कि बच्चा फिर वही चीज़ मांगता है कि मैं तो वही दूंगा। तो वो एडिटिव्स होते हैं उसमें। एडिटिव्स आर डेंजरस, कलरिंग एजेंट्स आर डेंजरस, फ्लेवरिंग एजेंट्स आर डेंजरस, प्रिजर्वेटिव्स आर डेंजरस। सो अवॉइड गिविंग दीज। नेचुरल चीज़ में नेचुरल जो आपका भोजन है वही सबसे बड़ा अच्छा संतुलित उस मात्रा में दें तो इट्स बेटर। डॉक्टर, अब हम अगर आलू की बात करें तो उसके बारे में भी लोगों के बड़े सारे विचार हैं। कोई कहता है कि आलू खाने से मोटा हो जाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा सुंदर क्वेश्चन किया आपने ये तो। उर्वशी जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो आपने कहा कि वे आलू से मोटा हो जाते हैं। आप सुनकर के हैरान हो गए कि आलू में 0 फैट होता है। फैट होता ही नहीं है बेचारे में। परंतु जब ये आलू को हम जो है उसमें डाल देते हैं किसी तरह घी में या तेल में या किसी भी ऐसे मीडिया में डाल देते हैं जिसमें है ना उसका वो ऑयली अंश जो होता है ना वो फैट को चूस लेता है, जैसे वो ब्लोटिंग पेपर चूस लेता है ना, तो उस तरह से वो सारा फैट चूस लेता है। तो फिर जैसे हमने चिप्स बना के दे दिए तो फिर क्या हो, ये 4 सेकंड तो मुंह में रहेंगे, फिर 4 घंटे हमारे स्टमक में रहेंगे और सारी उम्र हमारी जो हिप्स के ऊपर स्टॉक हो जाएंगे। लाइक तो कहते हैं ना 4 seconds योर माउथ, 4 hours in your stomach and for whole of your life on your hips eat potato chips। फिर तो सटनली नुकसान करेंगे। पोटैटो चिप्स बच्चों को अब मोटा करना है तो उनको पोटैटो चिप्स का लिफाफा पकड़ा दो, टीवी देखे जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। तो उसके वो उनको गलत चीज़ है ये। तो अगर हमने आलू को देंगे उनको किस फॉर्म में, नेचुरल, क्योंकि इट्स वंडरफुल कार्बोहाइड्रेट, उसमें प्रोटीन बड़े अच्छे हैं और उसमें जो है सच ए ब्यूटीफुल थिंग। ये तो हीरो है, बल्कि इसको हमने विलेन बना रखा है हमने। अगर इसको हम प्रॉपर विधि से यूज़ करें, इसको भून करके खाएं, इनको बॉयल करके लें, परंतु इसके नज़दीक ज़रा भी घी या तेल नहीं आना चाहिए, तो ये वंडरफुल है। फिर तो ये बड़ा भारी मिथ है कि ये मोटे करते हैं, ये मोटा नहीं करेंगे, आपको पतला कर देंगे अगर आप इसको, बल्कि एल्कलाइन है ये, आपकी बॉडी के एसिड्स को भी ख़त्म करते हैं। अगर हम इसको तल देते हैं उसमें तब ये एसिडिक बन जाता है, उसका फिर जब हम इसको अपने टेस्ट के चक्कर में इसको हम खाएंगे तो फिर इट्स वेरी डेंजरस। अदरवाइज ये हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड है और आलू का प्रयोग जो है वो भून करके या उसको बॉयल करके करना चाहिए, और सैलेड की उसमें मिला करके भी आप कर सकते हैं। डॉक्टर, अब ये तो बात हुई हमारी फलों की, सब्जियों की। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन डी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे गर्ल्स हैं उनको विटामिन डी नहीं लेना चाहती और अपना फेस कवर करके धूप से हम लोग बचने लगे हैं, ये सब उसमें इंक्लूड कर ये सकते हैं? बड़ी भारी हमारी जो है गलत, मैंने देखा है कि हम जो है सूरज से भागते, सूरज को दुश्मन बना लिया हमने। जी। घर में पर्दे हैं, ऐसी कमरे हैं या पर्दे लगा के रखेंगे तो उसमें जो है कवर कर लेते हैं उसको, और धूप में भी जाएंगे तो हमें कहीं वो उसकी अल्ट्रा उसकी रेज जो है टैनिंग है ना, टैनिंग से बचने के लिए हम जो है अपने फेस को कवर देखा है कि यंग गर्ल्स जो है अक्सर वो स्कूटर पे जा रही हैं, कहीं जा रही हैं तो कवर कर लेते हैं अपने आप को, है ना। तो उससे क्या होता है, उससे नुकसान ये होता है कि उनको विटामिन डी जो है वो नहीं मिलती, और उससे क्या होता है कि हड्डियां जो है वो हमारी विटामिन उसको, क्योंकि कैल्शियम को उसको साथ बाइंडिंग करने के लिए विटामिन डी बड़ी जरूरी है। तो हमें जो ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, जो बोन्स है ना ब्रिटल हो जाती हैं उसमें, तो आज बड़ी भारी ये प्रॉब्लम, बोन डेंसिटी जो है वो कम हो रही है यंग गर्ल्स में भी। यंग जो अपने आप को मतलब विटामिन डी से वंचित, धूप से वंचित रखते हैं, घरों में काम करते हैं तो भी बंद कमरों में, जैसे आजकल हमारा रूटीन भी ऑफिस में बंद ही, अंदर एसीज में काम करना, धूप से बिल्कुल वो रह अपने आप को बाहर निकलेंगे तो कवर कर लेंगे, तो हम जो है विटामिन डी से वंचित हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो है बोन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, तो बड़ा नुकसानदायक है। क्योंकि बोन्स को 2 ही चीज़ें करती हैं, एक तो विटामिन डी की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कैल्शियम की उसको करने के लिए, दूसरा हमारा होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है यंग गर्ल्स में, तो देखो जब तक उनका पीरियड्स चलते रहते हैं तब तो एस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल रहता है, परंतु जैसे मीनोपाज हो जाता है, जब हमारी बंद हो जाती है तो एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है। तो एस्ट्रोजन के लेवल के कम हो जाने से क्या होता है, कैल्शियम लेने के बावजूद भी उनकी जो है वो डिपोजिशन नहीं होती, हड्डियां ब्रिटल हो जाती हैं, तो फ्रैक्चर होने के डर बढ़ जाते हैं। तो उसकी उस अवस्था में जो है जो कि बहुत जरूरी है, उनको भी मतलब अपने धूप लेनी चाहिए, और साथ में जो है उसका बैलेंस करने के लिए कैल्शियम की मात्रा जो जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर, अगर हम बात करें मॉर्निंग वॉक की, तो उसके बारे में भी कुछ लोग सोचते हैं कि सूरज निकलने से पहले ही हम लोग सैर करके वापस आ जाएं ताकि धूप
से बच देखो जाएगी। फिजिकल एक्सरसाइज के लिए तो ये निकल पड़ते हैं बहुत सारे, परंतु इसमें बड़ी भारी एक मैंने देखा है कि मैं कई बार लेक पे देखता हूँ कि सुबह 4 बजे 5 बजे सूरज भी नहीं निकला होता, तो वहाँ पे जो है सूर्य निकलने से पहले ही सैर करके चलने चले जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि क्योंकि जैसे हमने ऑक्सीजन हमें चाहिए, प्लांट्स को भी श्वास को लेने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करनी है जब फोटोसिंथेसिस के लिए उन्होंने भोजन बनाना है। तो जब भोजन बनाने की प्रक्रिया तभी स्टार्ट होगी जब सूरज निकल आएगा। फोटोसिंथेसिस का जो लिंक क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स अपने भोजन बनाने के लिए सूरज की लाइट में, और उसके बाद ये ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सूरज निकलने से बाद जो है वो सैर करनी चाहिए, है ना, जब हमारी जो है उस जो समय जो 4 से 5 बजे अर्ली राइजिंग जो उठते हैं उनको उस टाइम पे मेडिटेशन करनी चाहिए, अपने घर में बैठ के अपने ईश्वर के साथ आराधना करें, अपना लिंक जोड़े उसके साथ, योग करें, है ना, मानसिक अपनी अवस्था को पॉजिटिव थॉट्स लाएं, सुबह जो सारे दिन की दिनचर्या है उसको करें। परंतु जो सैर का टाइम है, अगर हम ऑक्सीजन के अबंडेंस लेना चाहते हैं तो हमेशा जब सूरज निकल जाए तभी सैर करनी चाहिए। डॉक्टर ये तो हुई मॉर्निंग वॉक की बात, अगर हम रात की सैर की बात भी करें तो क्या हमें भोजन खाने के तुरंत बाद सैर के लिए निकल जाना चाहिए? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद देखो जिस ऑर्गन से हमने काम लेना है उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई चाहिए, ठीक है। जब हमने भोजन किया तो हमने काम किससे लेना है? आंतड़ियों से, भोजन का पाचन प्रॉपर हो ताकि वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, जिस भी ऑर्गन से काम लेना ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो जब हमने भोजन कर लिया और हमें जो आंतड़ियों को ब्लड जाना चाहिए ना, उसकी भोजन का अच्छी तरह पाचन हो, तो हमने क्या किया, चलना शुरू कर दिया, तो हमारा जो है टांगों को चला गया ब्लड, आधा खून चला गया टांगों को, आधा भोजन को उसको, तो हमारी इंडाइजेशन का जन्म हो जाएगा, अजीर्ण होगा, गैस फॉर्मेशन होगी। और कई बार तो हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि भोजन के बाद तुरंत व्यायाम करने से आम बात रोमेटॉइड आर्थराइटिस का जन्म होता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस का रूट कॉज क्या है? भोजन करने के बाद तुरंत व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग कर देना, लंबी सैर, कई फ्रिस्क वॉकिंग भी कर लेते हैं भोजन करने के बाद। कई बार ब्रेकफास्ट करके वो बड़ी निकल पड़ते हैं कि भाई हम चलो वॉकिंग भी साथ में कर लेंगे, चलो भोजन हजम नहीं होगा, वो तो उनको इंडाइजेशन होगी, तो ये गलत है। हमेशा भोजन के बाद थोड़ा जो है, दोपहर के भोजन के बाद तो बकायदा लिखा है कि थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, एक करवट पे 5 मिनट के लिए दूसरी करवट पे सोएं, या हमारे जो है जैसे भोजन रात का भोजन करने के बाद हम वज्रासन में बैठने के लिए रिकमेंड करते हैं कि उसमें वज्रासन में बैठने से क्या होता है कि सारा खून आंतड़ियों को जाता है, प्रॉपर डाइजेशन होती है, और जो खाना खाया था प्रॉपरली उसका डाइजेशन अच्छी हो जाती है। तो उसके कुछ टाइम के बाद, आधे घंटे पौने घंटे बाद आप थोड़ा वॉकिंग करें, और बड़ा लेयर 100 कदम का लिखा है हमारे शास्त्रों में। अगर हमने टहलना भी दिखाया ना भोजन के बाद, तो वो 100 कदम तक, 100 कदम थोड़ा टहल लें, ज्यादा मतलब वो लंबी भोजन के बाद लंबी सैर नहीं करनी चाहिए, खाली पेट करनी चाहिए सैर। डॉक्टर हमने ये वॉक की बात की, खान पीन की बात की, क्या हम डिप्रेशन को दिमाग से संबंधित कह सकते हैं? ये भी ऐसा कोई मिथ है? देखो ये बड़ा लोगों में बड़ा सोचते हैं कि डिप्रेशन शायद जो है वो हमारे एक्चुअली डिप्रेशन क्या है? उदासी, ठीक है ना, हैप्पीनेस के ऑपोजिट शब्द है डिप्रेशन। जैसे कोई चीज में डिप्रेस हो जाती है, खाली जगह हो जाती है ना, जैसे कोई गड्ढा खाली हो तो उसके अंदर डिप्रेस हो गया, तो उसको क्या करते हैं, भर देते हैं किसी चीज से, है ना। तो उसको भरने के लिए बेसिकली डिप्रेशन हैप्पीनेस का ऑपोजिट है। जब हमारे पास कोई काम नहीं होता तो हम जो है उदास हो जाते हैं, है ना। इसको अक्सर ये ले लेते हैं कि हमारा शायद ये ब्रेन के लिए, क्योंकि हम इसको जो ठीक करने के लिए जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है वो हमारा एक ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो इसको एंटी डिप्रेसेंट उसको हम मानते हैं। तो वो कहाँ बनता है? अब साइंस ने भी प्रूव कर दिया, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में तो शुरू से ही लिखा है कि हैप्पीनेस लाइज अंडर द डायफ्राम। अगर आपका पेट ठीक है, आपकी डाइजेशन ठीक है, आपको कब्ज नहीं है, गैस वैस नहीं है, तो आप बिल्कुल, आपको डिप्रेशन नहीं होगा। ये मानसिक रोग हमारे जो लिंक्ड है, हमारी हैप्पीनेस इज लिंक्ड विद द स्टमक की जो हमारी फंक्शनिंग है वो ठीक है। तो आज मॉडर्न साइंस भी यही कह रही है कि 95% ऑफ द सेरोटोनिन इज फॉर्म्ड इन द गट, नॉट इन द ब्रेन। तो ये जो चीज है हमारे जो ऋषि मुनियों ने बहुत पहले बताई थी, वो आज की साइंटिफिक, अभी मैं एक लंदन का पेपर पढ़ रहा था, उसमें न्यूज आई थी कि गट में ये 95% सेरोटोनिन फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है ये हमारी, इट इज फॉर्म्ड इन दी बड़ी आंत में इसका होता है। अगर हमारे डाइजेशन मोशन, हमारी कब्ज नहीं है, मतलब एक ही बार जाते हैं हम, क्लियर होता है, हाँ, तो हमारी जो है वो हमें एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग प्रॉपर बनेंगी, सेरोटोनिन लेवल बेटर रहेगा तो हम ठीक रहेंगे, हमें डिप्रेशन नहीं होगा। डॉक्टर ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि डिप्रेशन को हम दिमाग से ही नहीं जोड़ सकते, हाँ, वो उसका संबंध पेट से भी है। डॉक्टर इसी ऐसे ही कुछ मिथ भी हैं, जैसे कि
छोटी मोटी चोट लग जाना, कभी किचन में, कभी चलते हुए किसी चीज से टकरा गए या हल्का सा कुछ हो जाना, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि हमें फर्स्ट एड लेना चाहिए या कुछ अपने आप भी कुछ हीलिंग होने लगती है वो चीज़? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया आपने। ये बहुत, देखो हम किचन में काम करते हुए लेडीज़ को कई बार चोट लग जाती है, तो हमें आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारी जो है नेचुरल वे से हमारी जो है ना, जो हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो छोटी सी जब चोट एक खरोंच भी आती है ना, तो हमारे 25 ट्रिलियन टी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, वो सारे के सारे उनको ये, उन फौजों को ये हो जाता है कि ये उसको रिपेयर करनी है। ठीक है, जब से हम चोट लगी, पेन होती है थोड़ी, तो उसको रिपेयर करने की का ही सिम्टम होता है पेन, उस साइड को जो हमारी। तो अगर हम उसके लिए हमने रेस्ट कर दी और अपने पेन अपना बिल्कुल मूवमेंट छोड़ दी, तो उल्टा फायदे से नुकसान हो जाता है। इसी तरह से जहाँ तक कोई एंटीसेप्टिक्स की बात है, जैसे हमारे वहाँ पे उसको जो फैगोसाइटिक एक्शन होता है, सपोज में छोटी सी चोट, हमने एकदम से कोई एंटीसेप्टिक लगा दिया, डिटोल वगैरह लगा दिया, तो हमारी जो प्रोसेस ऑफ हीलिंग है वो डिले हो जाती है। अब आप देखते हो पीजीआई में भी जो सर्जरी करते हैं, वो सर्जरी करते हुए भी कोई भी एंटीसेप्टिक है वो नहीं यूज़ करते, ऐसी कंडीशंस में की जाती है ताकि वो ऐसे क्योंकि उससे जो है हीलिंग प्रोसेस और भी डिले हो जाती है। तो कई बार कुछ कमर्शियल लोगों ने अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए ऐसा कर देते हैं कि फटाफट कोई डिटोल। कई बार क्या होता है कि हमारे जो हीलिंग, जो हमारे जो बड़े सेल्स जो उसका जो जिन्होंने रिपेयर करनी थी, वो बेचारे मर जाते हैं। तो इसलिए जो है उसका मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए तो हमें इनका प्रयोग करना होता है, परंतु जब हमें एकदम से ऐसे स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक वगैरह जब लगा देते हैं, तो उल्टा जो है हमारी हीलिंग जो है वो नेचुरल वे से होने देनी चाहिए। जैसे हमें तो आयुर्वेद की जो बेसिक बात लिखी हुई है, देसी घी और हल्दी, उसका अगर हम उसके ऊपर प्रयोग कर देते हैं तो वो उस हीलिंग प्रोसेस की मदद करते हैं। उसमें कोई ऐसा गुण नहीं होता है, जो उसकी जो प्रोसेस नेचर की तरफ से हो रही होती है हीलिंग की, उसको मदद करती है। सिंपल जो है प्योर घी जो है, काऊ घी जैसे लगा दिया तो इससे मिरेकल, और साथ में हल्दी लगा दी जाए तो और भी अच्छा रहता है। डॉक्टर, वैसे तो हम लोग शुगर पेशेंट्स की बात करते हैं, लेकिन अगर बात करें कि उन्हें बनाना वगैरह कुछ ऐसी चीज खाने से मना कर देते हैं कि मीठा नहीं लेना है ज्यादा, और बनाने को भी माना जाता है कि उसमें मीठा है, वो खाएंगे तो शुगर लेवल बढ़ेगा। देखो, कच्चा बनाना तो बहुत अच्छा माना जाता है, बल्कि कच्चे बनाने का बनाना का प्रयोग तो एंटी मतलब डायबिटीज माना जाता है, उसके मतलब बल्ले उसमें गुण होते हैं। परंतु जहाँ तक डायबिटीज पेशेंट्स के लिए हम कहते हैं ज़्यादा, क्योंकि उनको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना, तो इससे बिग सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नो डाउट अबाउट इट। परंतु इसको एकदम से बंद करने से हम, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बनाना में, उसमें होता है पोटाशियम, उससे वंचित हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं ना, उनको कई बार जो है कुरवल पड़ जाते हैं, तो कुरवल पड़ने का पोटाशियम की कमी होती है। तो कार्डिक प्रॉब्लम से भी बचने के लिए हफ्ते में एक बार जो है उसके पीसेस करके बनाना का प्रयोग जरूर करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स को बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, तो थोड़ी मात्रा में उसका जरूर सेवन करें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल फूड है ये, इसका सेवन करना। इसको बनाना जो शब्द है वो इटालियन शब्द से निकला है, इज ए वाइज मैन फ्रूट। तो सबसे सस्ता भी फलों में आज है, शुरू से ही ये सस्ता रहा है, तो इसको प्रयोग करेंगे तो हमारी जो है डेली पोटाशियम की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, और बड़ा अच्छा इसमें कार्बोहाइड्रेट है। थोड़ी मात्रा में इसको मतलब जैसे हाफ पीस, या और यहाँ एक फीलिंग होती है कि कब्ज करते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उनको भी ये कई बार वो बनाना को अवॉइड कर देते हैं कि कब्ज करता है ये। अगर हम प्रॉपर मात्रा में उसको लें तो ये कब्ज नहीं करता है, उसके साथ दूध का प्रयोग करें तो इट्स वंडरफुल। डॉक्टर, हम मिथ की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही उड़द की दाल को भी कहते हैं कि ज्यादा, या उड़द की दाल हम इस टाइम नहीं खाएंगे, रात को नहीं खाएंगे, उससे हमें पेन शुरू हो जाएगी, उसके बारे में आप? ये बड़ी भारी धारणा है कि इसको हमारे आयुर्वेद में वात कहते हैं। वात मीन्स जो पेन्स करने वाली जो है ना वात होती है, जिसकी वजह से पेन होती है। तो वात वर्धक आहार अगर हम सेवन करेंगे, वायु जिससे बढ़ जाए, है ना, उन चीजों को, वो रुक्ष होती हैं। तो जबकि जो माश की दाल है ये गुरु होती है, गुरु मैंने भारी होती है, स्निग्ध होती है, मतलब इसमें वात का नाश करते हैं। हम माँ माशादी तेल का प्रयोग करवाते हैं, पेन्स हो रही हो ना उसके ऊपर हमें उसका लेप करवाते हैं, उसका तेल का प्रयोग करते हैं, माँ माशादी तेल। इसी तरह माश जो है ना, कहने को तो कह देते हैं किसी को माँ बादी तो किसी को स्वादी। बेसिकली ये हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें मीट जैसे गुण होते हैं। नॉन वेजिटेरियंस का ये एक्चुअली मीट जैसे गुण ही रखते हैं माश के। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसकी थोड़ी मात्रा में प्रयोग करें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टेस्ट में कई बार ज़्यादा खा लेते हैं तो उससे जो है वो उनको कोई डाइजेशन गुरु है ना भारी है, तो वो देर से पचती है, इसलिए ये प्रॉब्लम। अगर हम मात्रा में खाएं वो इतना गुणकारी है, आपकी वात को नाश करता है बहुत सारी बीमारियों से। मेल्स को तो ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि उनके स्पर्म्स काउंट को भी बढ़ाता है, और वैसे भी उनकी जो है फॉर द मेल जो डेवलपमेंट है उनके, उसके लिए बहुत जरूरी है स्पर्म उनके लिए, स्पर्म्स को बढ़ाने के लिए। डॉक्टर, हमने अभी घी की भी बात की कि कैसे वो फर्स्ट एड के तौर पे भी हम लोग उसे यूज करते हैं, लेकिन क्या उससे कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है हमें? हाँ, ऐसा माना जाता है कि जो घी का जो है ना सैचुरेट, उसमें जो मॉडर्न साइंस इस पर बड़ा कहती है कि, परंतु मैं समझता हूँ काऊ घी जो है ना वो तो अमृत है,
वो तो वाकई ही अव्रत है। उसके लिए उसको ब्लड प्रेशर को अगर किसी को क्रोनिक अगर हम क्योर करना चाहते हैं, ट्रीट नहीं करना चाहते बल्कि 100% क्योर करना चाहते हैं, तो घृत का सेवन जरूर करना चाहिए, काऊ घी का मात्रा में। मगर सैर वगैरह करें, ये ना हो कि बिल्कुल आप आराम करें और काम ही ना करें तो फिर घी खा रहे हैं, फिर तो सटनली नुकसान होगा। अदरवाइज आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है घृतम पित्त अनिल हरम रस शुक्र ओसाम हितम। घृत जो है, घी जो है, काऊ घी के बारे में लिखा है कि वो पित्त को शांत करता है। हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो पित्त मैंने थर्मल एनर्जी जब बढ़ जाती है ना, हमारा साधक पित्त जो है जो दिल में रहता है, साधक पित्त बढ़ जाता है। और एक हमारी होती है व्यान वायु, व्यान वायु जो है सर्कुलेशन करती है, जो ब्लड को सर्कुलेट करती है, तो उसके बढ़ जाने से व्यान वायु और साधक पित्त बढ़ने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से काऊ घी का अगर हम सेवन करेंगे तो हमारा जो है ब्लड प्रेशर परमानेंटली ठीक हो जाएगा। उसको जो है बिल्कुल थोड़ी मात्रा में ज़रूर देना चाहिए। और एकदम से बल्कि ड्राइनेस से वात बढ़ती है और उससे जो है कई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसमें मैं तो समझता हूँ कि जिनका HDL जो है वो भी उनका जो है नॉर्मल रहेगा, जो लड़ाके वाला LDL है वो अपने ऑटोमेटिकली कम हो जाता है जी। तो काऊ घी का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर, इसको क्या बादाम और अखरोट से भी जोड़ सकते हैं कि वो भी हमें कोलेस्ट्रॉल? बादाम तो बहुत अच्छे माने गए हैं इसके लिए। जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को मैंने बताया ना, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हमारा बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारी आइज़ के, कोई विटामिन A और D जो है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है फैट का होना हमारी बॉडी में। उस मात्रा में इसका, क्योंकि कुदरत ने हमें एक मात्रा दे रखी है कि 130 तक जो है, मतलब इसको जो हमारा जो लड़ाके वाला जो कोलेस्ट्रॉल है ना, LDL जिसे कहते हैं, वो हम चाहते हैं कि 100 से कम रहे। वैसे तो स्टैंडर्ड 130 का है, तो वो जो लड़ाके वाला है वो इन चीज़ों से जो है वो कम हो जाता है। अपने जो हम बादाम खाएंगे या अखरोट खाएंगे तो इससे HDL बढ़ता है जी। जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, जो कि हमारे लिए बड़े अच्छे होते हैं, होली कहना चाहिए उसको, है ना। अच्छे वाला जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको हमें बादाम 4, 5, 7 जो है बादाम और जो है अपना जो है अखरोट, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। इसका सेवन करना चाहिए सुबह के टाइम पे, जैसे साथ में 1-2 सोगी, जिनको शुगर वगैरह नहीं है उनको सोगी भी ले सकते हैं साथ में, क्योंकि इसमें आयरन बहुत होता है। आयरन और बादाम का जो है उसका सोगी, जिससे आंखों के लिए बादाम और काली मिर्च का सेवन, थोड़ा मिश्री मिला लें तो उसका जो है वो सेवन करें तो आंखों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर, ऐसे ही कुछ मिथ और भी हैं, जैसे कि लहसुन को कहते हैं कि कच्चा ले लेना चाहिए, उससे BP में कुछ फ़ायदा होता है या कुछ और भी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, लहसुन तो आमतौर पे मैं समझता हूँ कि जवान को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद में इसको महाउष्ण माना गया है। नो डाउट इसमें 5 रस होते हैं और बड़ा उष्ण है, उष्ण में गर्म है बहुत ज़्यादा, थर्मल एनर्जी को बढ़ा देता है। तो ब्लड प्रेशर जिसको बाय द वे किसी का मानसिक तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल उसका नॉर्मल है और बेचारा लहसुन खाया जा रहा है, कहीं सुन लिया उसने कि लहसुन से ब्लड प्रेशर, तो उसको स्ट्रोक होने का डर होता है। इतना गर्म है, कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, ब्रेन से ब्लीड कर जाएगा, इतना गर्म है। और लहसुन का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो यंग आदमी है 50 तक तो बिल्कुल टच भी नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि लहसुन जो है खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जवानों को बूढ़ा कर देता है। पहले उम्र से पहले बाल चिट्टे हो जाएंगे, गर्मी ज़्यादा रहेगी, है ना, उनकी मतलब स्वप्न दोष भी उनको होने लग जाएगा और भी उनका जो है वीरेज पतला हो जाएगा। इस तरह के जो सिम्टम जवान को बूढ़ा कर देता है, बूढ़े को जवान कर देता है। तो बूढ़े को जो हम जहाँ तक करता है वो उसको इस एंगल से कहा गया है कि उसको जो है वो, क्योंकि ये उस एज में आकर के वात का प्रकोप होता है और उधर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल को ये डेफिनेटली थोड़ा कम करता है, मगर उसमें पित्त को बढ़ाता है। ये पित्त को बढ़ाने से ये जो है मतलब इसका सेवन जो है ब्लड प्रेशर के, ये देखना होता है कि इसका ब्लड प्रेशर जो है कोलेस्ट्रॉल की वजह से है या मानसिक तनाव की वजह से है। अगर किसी को मानसिक तनाव से एसेंशियल हाइपरटेंशन है तो फिर उसको लहसुन नहीं खाना चाहिए, ठीक है, उसके लिए फिर नुकसान कर सकता है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। डॉक्टर, ऐसे ही हम अगर नींबू की बात करें तो लेमन टी का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। हाँ। और कहते हैं कि सिकरी हो गई है तो बालों में नींबू का भी हम लगा सकते हैं या कुछ ऐसा। इन सब का क्या यूज़ है, कितना ये? देखो, लेमन जो है, लेमन के बारे में आपने बड़ा सुंदर क्वेश्चन किया है उर्वशी जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कि लेमन जो है अगर हम इसको यूज़ करते हैं ना, ऐसे मतलब मोटापा को कम करते हैं, ये तो बड़ी गलत धारणा है। ये IBS हमारी एक डिजीज़ होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि मल जो है, पेशेंट जो है ना इंस्टॉलमेंट्स में मल त्याग करता है। एक बार मोशन जाएगा, दोबारा जाएगा, दोबारा जाएगा, ठीक है ना, जैसे उसको जैसे मोशन जैसे क्लियर ही नहीं हुआ, तो ये आंतरियों की ना म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करता है। और दूसरा ये क्या करता है, बोन्स में जाकर के हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में जब नींबू सवेरे सवेरे ले लेते हैं, उससे एक तोला भी वेट कम होने वाला नहीं है और किसी का नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। इसके नमक, बल्कि इससे हड्डियां जो है वो उसमें ब्रिटल हो जाती हैं, उसमें पोर्स हो जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस का काज है ये, इसको कंसिडर, क्योंकि और इसमें एसिडिक, और क्योंकि ये सिट्रिक एसिड होता है इसमें, तो जो एसिड को ही बढ़ाएगा। हमारे यहाँ लिखा है सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषा प्रवृत्ति उभयस्यतु। जो सिमिलर चीज़ है वो उसको बढ़ाएगी। तो जब हम एसिडिक चीज़ें खाएंगे, लेमन जो है वो सिट्रिक एसिड है उसमें, तो हमारी बॉडी में एसिड तो और बढ़ जाएगा,
ठीक है ना। जो एसिडिटी वाले पेशेंट में हम लेमन से एसिडिटी और बढ़ेगी, कम नहीं होती है। और ये थोड़ा सा अगर वो जो वहाँ तक ये मिथ है लोगों में कि ये वेट कम करता है, ये उल्टा नुकसान करता है। इसी तरह से जो तेल की बात कही कि जो लेमन वाले तेल चले हुए हैं उससे हमारी वो सिकरी नहीं आती हैं, इस एंगल से वो ऐसा करते हैं, तो काफ़ी प्रचार होता है। पर मैं समझता हूँ क्योंकि ये एसिडिक है और हमारे जो है वालों को जल्दी चिट्टे वाल जो हैं जिनके वाइट हो जाते हैं ग्रोथ, वो इसी ऐसे वाले तेल जिसमें लेमन ज़्यादा होता है उनका प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए, तो जल्दी बाल जो है वो उनके ग्रे हो जाएंगे। डॉक्टर, हमने खान पीन की, दही की, दूध की, सब तरह की बात की, ये सब मिथ से माना हमने इन सबको आज। लेकिन हम एक जाते जाते और जानना चाहेंगे कि पानी का सेवन किस तरह से करना चाहिए खाने के साथ या डेली रूटीन में हमारा क्या? देखो, पानी के लिए ये कहा गया है कि भोजन से पहले अगर हम पानी पीते हैं तो हमारा जो है मोटापा कम होता है, ठीक है। साथ में लेंगे तो बैलेंस रहेगा, बाद में लेगा तो आमरस को पैदा कर देगा, हम जल्दी मोटे हो जाएंगे। वैसे गर्म पानी जो है ना वो हमारे शास्त्रों में लिखा है, उसको कहते हैं उष्ण जल, है ना। उसको अगर हम लेते हैं तो हमारा मोटापा कम होता है ना। बलगम वगैरह भी कहा है ना। श्लेष्मा आमवात मेदो घनम वस्ति शोधन दीपनम, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। श्लेष्मा आमवात मेदो घनम वस्ति शोधन दीपनम। जो रात में काश्वास ज्वर हितम पीतम उष्णम उत्कम निशी, जो रात को गर्म पानी का एक प्याला पी लेता है उसको जो है काश्वास, अंदर अंदर मीठा मीठा बुखार रहना, ऐसी दर्दें रहनी, है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो रात को हम अक्सर क्वाथ वगैरह भी देते, इसी बहाने से देते हैं ताकि वो गर्म पानी जाए। तो गर्म पानी, उष्ण जल जो है रात को देना चाहिए। सुबह जो है उषा पान करना चाहिए ऋतु के हिसाब से, जैसे सुबह उठ करके 1-2 गिलास पानी पिए जाएं। तो अगर सर्दी की बहुत ज़्यादा सर्दी है थोड़ा कोसा कर लीजिए, अदरवाइज आप ताज़ा पानी पीजिए। और उसको जो है वो जब प्यास लगी, आपने मिर्च वगैरह खा ली और आपने तो मिर्च ऐसा पकड़ लिया कि मैंने नहीं पीना ही नहीं है, तो गलत है वो। जब प्यास लगती है तो ज़रूर देना चाहिए, थोड़ी मात्रा में सिप सिप करके पानी का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर गुलाटी, आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे ये चर्चा करके। और मैं समझता हूँ कि किसी के सुनने वाले का कोई प्रश्न होता है, कोई डाउट होता है, तो मैं वहाँ पे इंदिरा ऑडिटोरियम में सेक्टर 24 में जो है वो हमारे वो चैरिटेबल है वहाँ पे, तो वहाँ पे 10:30 से 12:30 मैं डेली बैठता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो बात कर सकते हैं।